Hi students of class 11th. This is really very important video because in this video I will solve the केंद्रीय विद्यालय संगठन पेपर. इट्स द सैम्पल पेपर. बेटा ये अभी सैम्पल पेपर आया है लेकिन इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है. मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसका सोल्यूशन निकालने में, समझाने में. कैसा पेपर आएगा बच्चों, 12th के तो बहुत सैम्पल पेपर्स होते हैं लेकिन 11th के तो सैम्पल पेपर्स नहीं होते हैं. वो 11th के बच्चे खासे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करें, कैसा पेपर आएगा. और बहुत उनको, क्योंकि उनका पहली बार बच्चों एक केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, बड़ा पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, तो थोड़े से वो टेंशन में होते हैं. तो पूरी टेंशन मैं आपकी सॉल्व करूंगा, पूरी आपकी हेल्प करूंगा. बच्चों ये वीडियो पूरा देखना. देखो बच्चों, केंद्रीय विद्यालय का ये पेपर है. हालांकि ये वाराणसी रीजन का है लेकिन बेटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस तो वही है ना. अब देखो बच्चों, पहले आप मेरी बात को पूरी ध्यान से समझ लो कि गवर्नमेंट स्कूल्स केवी में, सर्वोदय विद्यालय में, या वो स्कूल जो स्ट्रिक्टली सीबीएसई को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि 12 क्वेश्चन ही आपके पेपर के अंदर आएंगे. बेटा आपके पेपर में 12 क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें कुछ इंटरनल चॉइसेस होंगी, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो होगा बेटा, 1 से लेकर 3 तक जो होगा दैट विल बी अ 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है. और 4 से लेकर 11 तक जो है बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों यही पैटर्न जो है वो क्लास 12th के अंदर भी फॉलो होता है. ये तो पता ही है कि जैसा 11th का पेपर होता है वैसे ही 12th का पेपर होता है. क्वेश्चन नंबर 12 ही सिर्फ जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब बच्चों शुरू करते हैं हम, और पहले क्वेश्चन से मैं फटाफट आपको सारे आंसर बताता जाऊंगा. देखो बच्चों, ये सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राइट द वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स फॉर अ रियल गैस. ठीक है बच्चों, यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर बच्चों मैं सारा इसको सॉल्व करता जाऊंगा. तो देखो बच्चों, आंसर नंबर 1 क्या होगा. आंसर नंबर 1 होगा वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ ए रियल गैस. तो देखो बच्चों ऐसे लिख देंगे P प्लस ए n स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. ये होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा रियल गैस की इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन, रियल गैस की इक्वेशन, इसी को बोला जाता है बेटा. उसके बाद आता है बच्चे क्वेश्चन, कहते हैं जो इसका बी पार्ट है उसको देखो. आइए आंसर नंबर 1 का ए पार्ट बच्चों मैंने अभी भी कर दिया आपके सामने. अब जरा इसका बी पार्ट देखते हैं बेटा. तो बी पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है, कहता है मेंशन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच अ रियल गैस बिहेव आइडियली. रियल गैस बिहेव आइडियली, ठीक है ना. तो देखो बच्चों, उस केस में आपने क्या करना है कि ऐसी कंडीशन बतानी है जहां पर एक रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी. रियल गैस जो है वो कैसा बिहेवियर शो करेगी, आइडियल बिहेवियर शो करेगी. तो बच्चों याद रखना कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कोई भी जो गैस होती है वो कैसी बन जाती है बेटा, आइडियल बन जाती है. उसके बाद बच्चों सी पार्ट कहते हैं स्टेट द डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो स्टेट द डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. बच्चे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो ये कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. ठीक है ना. इसमें एक वर्ड जरूर लिखेंगे, नॉन रिएक्टिव गैसेस. तो बच्चों जैसे अब ये स्टेटमेंट डॉल्टन्स लॉ की आपको वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में मिल जाएगी, और जो डेफिनेशंस हैं वो तो आप आराम से बच्चों खुद भी कर सकते हो, तो खुद भी करो ना. और अब मैं चलता हूं बच्चों लेके आपको आगे. हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो. कहते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 बार is same as that of nitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of its oxide? बच्चों एक बार आपको बता देता हूँ, आपको याद करा देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. और ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये वाला, कि 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 बार इज सेम एज द नाइट्रोजन एट 5 बार. व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ इट्स ऑक्साइड. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2. ये 2 मार्क्स के हैं बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना. इसमें से एनी 2 ही करने थे, वही मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन 3 क्यों दे रखे हैं. तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ना हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर डेंसिटी वाला बच्चों एक फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू PM/RT. ये बच्चों हम इसके अंदर लगा देंगे D इज इक्वल टू PM/RT, ठीक है ना. तो इसमें बच्चों कैसे कर सकते हैं आप लोग, अगर इसमें 2 सिचुएशंस को बना दिया जाए. वो कह रहे हैं कि ना डेंसिटी जो नाइट्रोजन गैस की है वही डेंसिटी जो है वो एक सर्टेन ऑक्साइड की है, वही डेंसिटी एक सर्टेन ऑक्साइड की है. इसका मतलब बच्चों ये क्लियर हो गया
कि दोनों का प्रेशर जो है वो पीएम अपॉन आरटी जो है वो दोनों का सेम होने वाला है। पीएम आरटी जो है वो दोनों का सेम होने वाला है। पीएम अपॉन आरटी दोनों का सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो पीएम अपॉन आरटी इक्वल टू नाइट्रोजन का, वही पीएम अपॉन आरटी जो होगा वो सर्टेन ऑक्साइड का भी होगा। अब बच्चों क्या है, आरटी से आरटी तो इसमें हो जाएगा कैंसिल, आरटी से आरटी इसमें कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और आरटी आरटी कांस्टेंट है। यानी कि जो नाइट्रोजन का प्रेशर था 5 बार, और बच्चों आपको पता होगा मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 28, और प्रेशर जो दे रखा था दूसरे ऑक्साइड का वो था 2 बार, और इसका मोलर मास हमें निकालना था। तो मोलर मास जो बच्चों इसका सॉल्व करके आ रहा है दैट इज 70 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फिर अगेन बहुत आसान है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है बच्चों। सिस्टम एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन, जहां पर हम कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि जहां पर वेयर वी आर डूइंग सम प्रोसेस। ओके, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स where some process, where some observations are going on, where some process, where some observations are going on. Okay, the part of the universe under investigation. बट तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला पेज ही, पहली डेफिनेशन ही तो इतना तो आपको आता होगा, where some process is going on, ठीक है ना। तो बच्चों ये आप कर सकते हो। सराउंडिंग इज द rest of the system, rest of the universe. Okay, what is surrounding? Surrounding is basically universe minus system, है ना, universe minus system ऐसे भी हम कह सकते हैं। बाकी आप प्रॉपर डेफिनेशन जैसे आपके टीचर ने लिखवाई है वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी की थर्मोडायनेमिक्स का 7th क्वेश्चन है बच्चों। कहते हैं कि 701 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा है बच्चों, वो वाला। हाँ जी बच्चे, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला हमारा, ये रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों सेकंड जो पार्ट है उसमें आप, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसमें बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होता है। डेल्टा यू बच्चों हमें निकालना है, इसमें से जो क्यू की वैल्यू है बेटा वो है 701, और डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना वो माइनस में लेंगे क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है बच्चों, ठीक है ना। तो आंसर बच्चों आ जाता है इसको सॉल्व करके 37307 जूल, ठीक है। तो बच्चों एक सेक्शन हमारा हो भी गया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है ए पार्ट। कहते हैं हेसेस लॉ क्या होता है बच्चों। हेसेस लॉ कहता है कि हेसेस लॉ कहता है कि हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन, हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन remains the same during a reaction, during a reaction remains the same whether the reaction take place in one step, remains the same whether the reaction take place in one step, whether the reaction take place in one step or in number of step, take place in one step or in number of steps, और इन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ना कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ कंबशन -393.5 है। तो ये बताओ कि जो है 35.2 ग्राम CO2 अगर हम हीट करेंगे, 35.2 ग्राम अगर हम CO2 को हीट करेंगे तो उसमें कितनी एनर्जी जो है वो बच्चों बाहर निकलेगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 4th का बी पार्ट, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ बच्चों आपको इसको। 4th के बी पार्ट में क्या बोला है बच्चे हमारे को कि इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है इतनी। मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो 393.5 हीट निकलती है। तो अगर 1 ग्राम का करेंगे तो कितना होगा 393.5 डिवाइड बाय 44, और हमसे करवाना कितने का है बच्चे
35.2, यानी कि हीट निकलने का साइन ही होता है बच्चों नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बाद में लिख देना कि हीट रिलीज हुई है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 44 और 35.2 नियरली 0.8 के आसपास। तो बच्चों 400 ही मान लो इसको, 400 का 80% हो जाता है, यानी कि नियरली 320 जूल। आप प्रॉपर कैलकुलेशन आप कर लेना। उसके बाद बच्चों आता है इसका ऑप्शन में दिया हुआ, देखो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट हमें दिया हुआ है ना, ये हमें किस में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है एक और, मतलब ये इसमें हमें एक ऑप्शन मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ही अभी हमारा चल रहा है, उसका ऑप्शनल पार्ट चल रहा है। तो कहते हैं कि गिव्स एनर्जी चेंज, इनकी डेफिनेशन बताओ बच्चों। गिव्स एनर्जी चेंज क्या होता है? गिव्स एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी। डेल्टा जी होता क्या है, तो आपने बोलना है बेटा डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। द डेल्टा जी इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन, the negative value of which, thermodynamic function, the negative value of which, thermodynamic function, the negative value of which gives the useful work done, value of which gives the useful work done, which gives the useful work done। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों कहते हैं कि ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे जो 4th का बी पार्ट है, इसमें बच्चों क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि वो रिएक्शन बताओ, मतलब डेल्टा जी जो है वो कैलकुलेट करो और बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब इसमें ना हमसे पूछा है कि डेल्टा जी निकालो। डेल्टा जी निकालने के लिए हमें डेल्टा एच चाहिए होगा, लेकिन वो गिवन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है पहले डेल्टा एच निकाल लेंगे बाय दिस इक्वेशन, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो है -10.5। डेल्टा एन जी की जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, क्लियरली पता लग रहा है -1 आ जाएगी। आर की वैल्यू बच्चे 8.314 डिवाइड बाय 1000 ले लेना। और टेम्परेचर की जो वैल्यू है बच्चे वो दे रखी है, नहीं दे रखी है तो 298 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच जो हमारा आ जाएगा ना, दैट विल बी नियरली 12.9 किलो जूल, ठीक है ना। इसको उठा के यहाँ डाल देना। तो ये जब यहाँ पे आप ऐड करोगे इधर, तो डेल्टी टेम्परेचर 298 जब मेंशन ना हो तो इतना लेते हैं, और डेल्टा एस की जो वैल्यू है बच्चों वो -44.1 डिवाइड बाय 1000 करना मत भूलना, क्योंकि वो जूल में देखो इधर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके डेल्टा जी आ जाएगा, वो आएगा 0.6 के आसपास। उसका बच्चों एक और क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ली चैटलर प्रिंसिपल का। तो पेपर ना बच्चों ये बहुत अच्छा और बहुत आसान है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ऐसा ही पेपर आपका आएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे? ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में से हैं बच्चों। देखो अभी तक जितने भी हमने करे ना सारे के सारे ये फिजिकल केमिस्ट्री के थे, सारे के सारे थे ना बच्चों जो ये वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे। तो ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि इफ एनी ऑफ द फैक्टर्स which determine the equilibrium condition, which determine the equilibrium conditions, are changed, then equilibrium shifts to that direction, equilibrium shifts to that direction where the number of moles are less, where the number of moles are less। ठीक है ना, ये वेयर है बच्चों, है वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। सॉरी बच्चों, वेयर दैट डायरेक्शन वेयर, मैंने प्रेशर का बता दिया बच्चों, सॉरी, वेयर द इफेक्ट ऑफ चेंज इज रिड्यूस्ड, वेयर द इफेक्ट ऑफ चेंज इज रिड्यूस्ड, सॉरी बच्चों, इज रिड्यूस्ड। उसके बाद बच्चों यानी कि ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे
जैसे कि आप कोई भी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन वहाँ मुड़ जाएगा उस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जहाँ पे उस चेंज का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलर प्रिंसिपल। उसका बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, केपी दे रखा है आपको और आपको केसी निकालना है। तो केपी केसी का बच्चों ये रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, और फिर रिलेशन जो है बच्चों उसके अकॉर्डिंगली केपी की वैल्यू ये हो गई 2 × 10⁻⁻⁰, केसी बच्चों हमें निकालना है, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों है कितनी 450, डेल्टा एन बच्चों क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इतना तो आपको पता होगा बच्चों। तो यहाँ पर यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला हुआ है आपको कि इनका एक रिलेशन डिराइव करो, केपी केसी का रिलेशन, यानी कि जो ये ऊपर वाला रिलेशन है ना, इसको डिराइव करने के लिए बोला है आपको बच्चे। तो बच्चों देखो, इसको डिराइव करने के लिए बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5th का पार्ट है बच्चों, ऑप्शन में आया, 2 नंबर में आएगा। तो देखो बच्चों, इसको डिराइव करने के लिए ना, ऐसे ही रिएक्शन आपको दे ही रखा है, तो पहले आप क्या करो, इसी रिएक्शन का ना केसी लिख दो। इसी रिएक्शन का केसी कैसे लिखोगे, केसी होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, फिर आपने बच्चों ऐसे केपी लिख देना है। केपी क्या होता है बेटा, केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी कि प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चों आपने क्या करना है, इनको ना ऐसा बोल देना है कि वी नो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी और पी इक्वल टू सी आर टी। अब बच्चों यहाँ पर ना ये पी की वैल्यूज़ डाल दो। जब यहाँ पर ये पी की वैल्यूज़ डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशन है ना बच्चों, वो ये बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा के पी इज इक्वल टू सी आर टी, सी की पावर सी, सी आर टी, डी की पावर डी। हर जगह डाल देना, मतलब मेरा पेन वहाँ चला गया, लेकिन ये हर पी को आप रिप्लेस कर देना सी से। फिर सारे के सारे सी अलग कर देना, आर टी अलग कर देना। जब सारे के सारे सी अलग कर दोगे, आर टी अलग कर दोगे, तो आपका रिलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो आपका फॉर्मूला जो बच्चों बन जाएगा, दैट विल बी के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। थोड़ा मैंने शॉर्ट में किया, अब इसको अच्छे से कर सकते हो, एनसीईआरटी में अच्छे से रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 फिर इक्विलिब्रियम का है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, पहले 3 चैप्टर जो अब टर्म 2 के हैं। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि पीएच निकालो, ये एनसीईआरटी का ना 48 क्वेश्चन है। तो ए पार्ट बच्चों कैसे करेंगे, 0.003 MHCl का आपको पीएच निकालना है ना। तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, आप बोलोगे कि जितना HCl है ना उतना ही H+ है और उतना ही क्या है Cl- है, यानी अब आपको क्या करना चाहिए, आप बोलोगे पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच की वैल्यू होती है -log ऑफ H+, ठीक है ना। और H+ की जो वैल्यू है बच्चों, जितना HCl है उतनी HCl उतनी होगी, यानी कि 0.003 है ना। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना, तो ये बन जाएगा log ऑफ 3/1000, ठीक है। और फिर इसमें बन जाएगा बच्चों ये log 3 माइनस log 1000। अब इसमें आप log 3 की वैल्यू डाल सकते हो, log 3 की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए, वैसे जो log टेबल से देखोगे तो ये आएगी, आंसर आपका आ रहा है 2.53, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों NaOH का निकालना है, तो बी पार्ट करना है इसका। तो बी पार्ट के लिए आप बोलोगे कि 0.05 m NaOH को करना है जैसे आपने, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है कि पहले ना आप इसमें POH निकालना। POH कितना होगा, POH उतना ही होगा जितना OH- है, यानी कि जितना NaOH है। अब यहाँ पर आप log की प्रॉपर्टी लगा दो, log 5/1000 बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। फिर इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओगे ना, log 5 माइनस log 1000, और log 5 की वैल्यू होती है बेटा 0.7, log 5 की वैल्यू होती है बेटा 0.7, और log 1000 की होती है 3, यानी कि सॉल्व करके आ रहा है ये 2.3। बच्चों ये POH आया, हमें क्या निकालना है, पीएच। पीएच कैसे निकलता है, 14 माइनस POH, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, आप देखो 11.7,
है ना। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि ना, हाँ देखो वैल्यूज दे रखी है, सॉरी वैल्यूज दे रखी है। उसके बाद बच्चों देखो कहते हैं कि रेशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट। ये बच्चों पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग पी ब्लॉक के इस क्वेश्चन में, ये ना इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर है, जो कि पी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने ये बोलना है कि लेड क्लोराइड रिएक्ट्स टू गिव, वो कहते हैं कि PbCl2 प्लस Cl2 से बनेगा PbCl4। बच्चों हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि Pb का जो +2 होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, +4 के कंपैरिजन में, तो ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे दिस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, सारा सबका ही आंसर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है। बी पार्ट में बच्चों बोला है कि लेड 4 क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल टूवर्ड्स हीट, ये बिल्कुल ठीक है। लेड 4 क्लोराइड जो इसका ना उल्टा रिएक्शन इसका वो हो जाएगा, मैंने आपको लिखा ही ऊपर कि लेस स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें जरूर लिख देना बच्चों। तो +4 से +2 में एक्चुअली लेड आना चाहता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो आराम से हो जाएगा। क्या मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ आपको बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्ड की वजह से ये हो रहा है। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि लेड इज नॉट नोन टू नॉन, लाइक लेड इज नोन नॉट टू फॉर्म एन आयोडाइड, यानी कि PbI4। बच्चों PbI4 ना Pb में ना जो है इतनी, जैसे देखो Pb जो है ना +4 बड़ी मुश्किल से दिखाता है, और आयोडीन इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडाइड इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड, it cannot oxidized lead to, it cannot oxidized, it cannot oxidize lead to +4 oxidation state। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्टेट द ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। तो देखो बच्चों ग्रुप 13 में जो ट्रेंड होता है ना, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है 8th का ए पार्ट, सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो इसमें हम बोलेंगे कि ग्रुप 13 में ऑक्सीडेशन स्टेट का ये ट्रेंड होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस and that of +1 oxidation state increases, and that of +1 oxidation state increases down the group। Why does +3 oxidation state become less stable in group 14? बच्चों क्वेश्चन ना गलत प्रिंट हो गया है, +3 की जगह +4 आना था। आंसर इसका भी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8th के सी पार्ट की करें तो बोरोन की 4 है, एल्यूमिनियम की 6 है कोवलेंसी। बच्चों बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, बोरोन डज नॉट हैव, boron does not have vacant d orbital। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th में कहते हैं कि राइट द आयुपेक नेम ऑफ दिस। देखो बच्चों हमें इसका आयुपेक नेम लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये C, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ये CH3, इसका हमें आयुपेक नेम लिखना है। तो आप क्या करो, काउंटिंग शुरू करो यहीं से, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में ही है, जहाँ से शुरुआत हो रही है। बच्चों इसका नाम हो जाएगा पेंट 1ene 3ine। उसके बाद बच्चों जो इन्होंने अगला पार्ट दे रखा है उसका नाम होता है टॉलिन, भी गलत नहीं है, और दूसरा मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, मिथाइल बेंजीन। टॉलिन को भी आयुपेक नेम मानते हैं। फिर कह रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन का, बहुत आसान है, 6 कार्बन लगा के 2 और 3 पर क्या लगा देना, मिथाइल लगा देना, और इसके पूरे कर देना बच्चों H, जो कि आप कर लोगे। ब्यूटा 1,3 डाइन बनाना है, 4 कार्बन लगा के फर्स्ट पे और 3 पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये बन जाएगा बच्चों ब्यूटा 1,3 डाइन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द बेंजीन। तो बच्चों देखो बेंजीन के अंदर याद ही रख लो 3 पाई होते हैं और 12 सिग्मा होते हैं। ये सब हाइड्रोकार्बन के हैं, हाइड्रोकार्बन के नेमिंग में से आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका बच्चों हमें आईयूपीएक नेम लिखना है तो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। इसका आईयूपीएक नेम लिखने के अंदर हमें CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे नीचे बच्चों ये CH3 आ जाएगा जो ब्रैकेट में है ना, और ये CH3। अब यहाँ से बच्चों आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों? इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट 1 इन, है ना। और फिर इसका आईयूपीएक नेम लिखना है तो उसका नाम है बच्चों ब्यूट 1 आइन। इतना आसान बेटा आईयूपीएक नेम आया होगा, और क्या चाहिए। उसके बाद बच्चों 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का भरचा बनाना है, बना लोगे आप आराम से। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं बच्चों टॉलिन में? देखो टॉलिन होता है ये टॉलिन है ना, जो मैं तुम्हें बताया भी था अभी, ये ऐसे। तो इसमें अगर आप काउंट करोगे बच्चों, देखो 3 तो पाई है यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर बताया था। सिग्मा में बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि 13 14 15 सिग्मा हो जाएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली देखो 12 तो बच्चे उसमें ही थे, बेंजीन में थे, तो उसका एक एच कम भी हुआ है। तो एक एच कम होने के बाद यानी कि हर जगह पे आप एक सिग्मा लगा सकते हो कि यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर 6 सिग्मा जो है वो हाइड्रोजन से आते हैं। 6 सिग्मा प्लस 5 सिग्मा इस बार मिलेंगे जो जो अंदर के ये हाइड्रोजन होते हैं इससे, प्लस 1 2 3 ये, ठीक है ना। तो 3 ये वाले सिग्मा, यानी कि हाँ 14 सिग्मा और 3 पाई बच्चों इसके अंदर हो गए टॉलिन के अंदर। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं कॉन्फर्मेशंस क्या होती हैं। बच्चों कॉन्फर्मेशंस होती हैं ऐसी 3D स्ट्रक्चर्स जो रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड से बनते हैं। कॉन्फर्मेशंस आर दी 3D structures which are obtained due to free rotation about sigma bond, which are obtained due to free rotation about sigma bond। ठीक है ना। और इसमें बच्चों हम ऐसे बोलते हैं कि देखो ना, जैसे इसका मैं अगला पार्ट भी कर देता हूँ। बी पार्ट में बच्चों होता है कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन। देखो बच्चों कॉन्फर्मेशन जो होती है ना, सिग्मा बॉन्ड को आप घुमाते रहो तो वो इनफाइनाइट नंबर में बन जाती है। और स्टैगर्ड और एक्लिप्स बच्चों बात कर रहे हैं ना, स्टैगर्ड और एक्लिप्स जो होते हैं वो इनके एक्सट्रीम केसेस होते हैं, वैसे तो अनगिनत हो सकती है कॉन्फर्मेशन। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स बच्चों अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगी। देखो ये 2 कार्बन है, ये इसका हाइड्रोजन है और ये पीछे वाले का हाइड्रोजन है, ठीक है ना ऐसे। तो अगर ये बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के ऐसे इथेन, तो बच्चों ये जो बन जाता है ना, इसको बोलते हैं हम एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन ये इथेन ही है, ठीक है ना। और दूसरा बच्चों जो अगर आपको बनाना है कौन सा वाला, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड में ना इनको दूर कर देना, स्टैगर्ड में इनको दूर कर देना लाइक दिस। जैसे एक बड़ा सर्कल बनाया, इसको बनाया, और ये जो है वो 3 एच बना दिया ऐसे, और इस तरह से इनको दूर कर देना, ठीक है। ये कौन सा होता है बेटा, ये होता है स्टैगर्ड। ज़्यादा स्टेबल जो है बच्चों इसमें स्टैगर्ड ही होता है, क्योंकि उसमें रिपल्शन कम होता है। उसके बाद बच्चों एरोमेटिसिटी, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एरोमेटिसिटी और स्टेट हक्कल्स रूल। तो देखो बच्चों आपने बोलना है कि एरोमेटिसिटी का क्या मतलब होता है। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी या प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू शो a characteristic smell, to show a characteristic smell called as aroma and unusual stability, तो एरोमेटिसिटी का मतलब होता है बच्चे जहाँ पर
एक कंपाउंड के अंदर एक स्मेल होती है खास तरह की, उसे अरोमा कहते हैं, और एक अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। हक्कल रूल क्या होता है बच्चों? हक्कल रूल ये कहता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक बन सकता है। तो उसमें ये होता है कि ए सिस्टम हैविंग 4n+2 pi electrons, 4n+2 pi electrons कैन बी एरोमेटिक। ओके, मतलब इट शुड, मतलब ये एक मस्ट है एरोमेटिक बनने के लिए। ओनली लिख सकते हो यहाँ पर, ओनली दो सिस्टम विच हैविंग 4n+2 pi electrons कैन बी एरोमेटिक। बच्चों इसमें क्या होता है कि 4n+2 के इक्वल में ना उतने इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं जितने उसमें क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं किसी सिस्टम के अंदर। तो वो लेने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू होती है वो अगर आ जाती है 0 1 2 3 तो फिर वो एरोमेटिक है, और अगर फ्रैक्शन में आएगी तो एरोमेटिक नहीं है। उसके बाद बच्चों ने कुछ कन्वर्जेंस पूछी है हमसे क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर बच्चों जो कन्वर्जेंस करनी है उसमें पहला है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो बच्चों, बेंजीन का आप सिंपली क्लोरीनेशन कर दो। बेंजीन का अगर आप क्लोरीनेशन करते हो तो बेंजीन में आप Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी लुईस एसिड जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 ले लोगे तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर बेंजीन का आपको करना है नाइट्रेशन, बेंजीन का अगर आपको करना है नाइट्रेशन तो इस तरह से देखो बच्चों नाइट्रेशन हो जाता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, NO2 आ जाता है। इसको बोलते हैं बेटा हम नाइट्रेशन। और फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन करना है आपको तो आप फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकते हो। कैसे करोगे? बेंजीन में ऐड कर दो CH3Cl और फिर वही AlCl3, इससे बेंजीन के ऊपर आ जाता है CH3। ये होता है बच्चों फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। फिर इसका ऑप्शन वाला पार्ट है बेटा जिसके अंदर बोला है मीथेन से इथेन बनाओ। तो देखो बच्चों, मीथेन से इथेन बनाना हो क्या करना है आपको, मीथेन से इथेन बनाना है। ठीक है ना, मीथेन से अगर आपको इथेन बनाना है तो आप उस केस में बच्चों क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप, तो बच्चों मीथेन से इथेन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मीथेन से जब भी आगे जाना हो तो आप कराओ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कराने से बच्चों ये जो क्लोरीनेशन होता है वो होता है लाइट में, यहाँ पे H नहीं लिख देना, क्लोरोमीथेन बनेगा। और क्लोरोमीथेन में बच्चों जब आप NaO ट्राई ईथर करोगे तो आपको मिलेगा इथेन। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन टू इथेन। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आप देख रहे हो वो है क्या, वो है इथेन टू मीथेन। ठीक है ना, तो देखो बच्चों अगर आपको इथेन टू मीथेन करना है, इथेन टू मीथेन करना है तो उस केस में देखो इथेन से मीथेन बनाने का एक ही तरीका है, डीकार्बोक्सिलेशन करो। पहले आप क्या करो, आपके पास इथेन है, इसमें KMnO4 ऐड कर लो। KMnO4 से बच्चों ये जो है ना इथेनोइक एसिड बन जाएगा, और इथेनोइक एसिड बनने के बाद आप जो है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कर देना, NaOH+CaO कर देना। तो NaOH+CaO करने से जो है ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, हीट कर देना। और इथीन से इथाइन करना है बेटा, इथीन से इथाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इथीन से इथाइन करना है अगर आपने तो उस केस में बच्चों आपने कैसे करना है, देखो इथीन में ना आपको ब्रोमिनेशन करना होता है, ब्रोमिनेशन करके ये विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है, CH2Br, CH2Br। फिर इसमें आप 2 बार अल्कोहलिक KOH ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा इथाइन। ठीक है, ये बच्चों हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन की तरफ है बच्चों, एक्चुअली टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन भी क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो आगे है, वाई डज लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम। तो देखो बच्चों, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैज सेम polarizing power, they have same charge upon radius ratio. What are the factors responsible for diagonal relationship? वही बच्चों, similar size
एंड सिमिलर चार्ज अपॉन रेडियस विच प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो देखो बच्चों, लिथियम और मैग्नीशियम काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, दोनों के दोनों रिलेटिवली हार्ड होते हैं, दोनों के दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और दोनों के क्लोराइड्स जो हैं वो इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं। विच एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम, बच्चों एल्यूमिनियम दिखाएगा। और टू बोरोन एंड सिलिकन, यस बोरोन और सिलिकन भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा जो केंद्रीय विद्यालय का एक सैम्पल पेपर बच्चों आया है, बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझाया है। तो बच्चों अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो डू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज बच्चों इसमें बहुत मेहनत भी लगती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो आई होप बच्चों आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।